उनका अभी यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में सिलेक्शन हुआ है। तो इससे पहले कि हम लोग अपना इंटरेक्शन सेशन स्टार्ट करें, मैं आप लोगों के बारे में थोड़ा जानना चाहूँगा कि हमारे बीच में जो एस्पायरेंट्स हैं वो किस किस बैकग्राउंड से हैं, अभी कहाँ तक बिगनर हैं या किसी ने कोचिंग कर रखी है या कहाँ तक पहुँचे हैं परीक्षा के चरणों में। तो विनय जी, आप स्क्रीन पे दिख रहे हैं, आपसे शुरू करते हैं, बताइए अपने बारे में थोड़ा सा। नमस्कार सर। विनय जी थोड़ा सा ऊर्जा लाइए, विद्यार्थी हैं आप। सुन पा रहे हैं सर? हाँ, बस थोड़ी सी आवाज आ रही है, बस थोड़ा और जो लगाइए। अच्छा, ठीक है सर। मैं और अजीत जी इस लाइब्रेरी के शुरुआत की थे हम लोग। मैं इस समय बिहार में बेसिक टीचर के तौर पे हाई स्कूल में कार्यरत हूँ, पटना अच्छा, में। तो विनय जी आप किस एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं अभी? नहीं सर, बीपीएससी के लिए मैं देख रहा हूँ। तो हम लोग ये मीटिंग आयोजन करवाए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो राजन जी, राजन, जैसे सब लोग अपना इंट्रोडक्शन, जो भी अभी लाइव हैं जो सुन पा रहे हैं, अपना इंट्रोडक्शन बता दे अपने बारे में। सिर्फ इतना बताना आपका नाम क्या है, अभी पढ़ रहे हैं या ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है, और किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप। इससे एक सहजता रहे कि हमारे लिए, ताकि हम आपको किस दिशा में आज का इंट्रोडक्शन लेके जाना है। मैंने सबको एक्सेस दे दिया है कि आप लोग अनम्यूट करके अपनी बातें रख सकते हैं। हाँ राजन जी। Sir, very nice to meet you. Myself, Rajan Yadav. हाँ राजन जी, तो किस क्लास में अभी आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं या हो गया है कंप्लीट? Sir, I have completed graduation this year, हम्म। and last month I have approached in my sixth semester exam. ओके I am now preparing for SSC CGL. ओके, सीजीएल का एग्जाम तैयारी कर रहे हैं आप, ठीक है, वेरी गुड। और कौन है? राहुल, आप दिख रहे हैं हमें। और मेरा नाम राहुल यादव है और मैं भी एसएसबी के लिए ही प्रिपेयर कर रहा हूँ। अभी मैं थर्ड ईयर में हूँ थर्ड और ईयर में हैं आप, बस यही चल रहा है, तैयारी कर रहे हैं। वेरी गुड। अंकित, अनम्यूट कर लीजिए। चलो सर, मैं भी जल्दी कर सर, मैं बोर्ड का तैयारी कर रहा हूँ। बोर्ड के साथ साथ कंपटीशन जो आईआईटी होता है उसकी भी कर रहा हूँ। ओके, अशरफ जी। हेलो। हेलो अशरफ, बताएं जी अपने बारे में, नमस्कार। बताएं कुछ। जी मेरा ग्रेजुएशन सर हो चुका है, 1 साल हो गए हैं और मैं इसमें डीएलएड कर रहा हूँ। आ, और इस साथ में जी डीएलएड कर रहा हूँ, टीचर तैयारी करता हूँ और साथ में यूपी पीएससी के लिए स्पेशली मैं अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुका हूँ हाल ही में। यूपीपीएससी। जी जी। अजीत देखिएगा, अरीबा मैम अगर ज्वाइन करें तो उनको एक्सेप्ट कर लीजिएगा। जी जरूर। आ गई मैम। Hi Ashish. हेलो हेलो हेलो। Hello everyone. हेलो मैम, वेलकम। देखिए, सबसे पहले हम जिनका इंतजार कर रहे थे, अरीबा मैम जुड़ गई हैं हमारे साथ में। और इनके, इससे पहले कि अपना इंट्रैक्शन अब हम स्टार्ट करें पूरी तरह से और अरीबा मैम अपना शुरू करें कार्यक्रम, इनके व्यक्तित्व को दर्शाते हुए बस 4 लाइनें पेश करूंगा, उसके बाद अरीबा मैम आपसे जुड़ जाएंगी। कि हौसले तो रख बुलंद अपने, हंसे जो लोग हंसने दे, रास्ते चल के मेहनत की सुखों की बलि चढ़ा देना। न कुछ मुश्किल है इस जीवन में, कठिन राहों की क्या गिनती, है पर्वत सिर झुकाएंगे इरादे बस जता देना।
तो मैडम ने अपनी मजबूत इरादों से, मेहनत और लगन से हर मुश्किल काम को आसान बनाया है। मैंने 3 साल से व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। वेरी हार्ड वर्किंग और बहुत ही लगनशील हैं, और आज के सेशन के लिए इनसे बेहतर विकल्प हमारे पास नहीं था। तो आप लोग जैसे अभी अरीबा जी इससे पहले मैं आपको हैंड ओवर करूँ, बताऊँ कि भी मैं इंटरेक्शन कर रहा था बच्चों से, एस्पायरेंट से, तो पता चला कि इसमें से यूपी पीसीएस, एसएससी, सीजीएल के एस्पायरेंट्स काफ़ी ज़्यादा हैं, और कुछ एस्पायरेंट्स ऐसे भी हैं जो भी ग्रेजुएशन में प्रोसेस में हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए आज का हम सेशन स्टार्ट करेंगे, और ऑल ओवर टू यू। It's very great to connect with all of you, and I'm really happy to interact with a lot of like young students. तो मैं शुरू करूँगी कि स्ट्रैटेजी से, क्योंकि अक्सर बच्चे यही पूछते हैं कि मैम आपकी स्ट्रैटेजी क्या थी। तो मैं ये बता दूँ कि ये जो एग्ज़ाम है ये 3 पार्ट्स में, 3 स्टेजेस में है। पहला है प्रीलिम्स, मेंस और फिर इंटरव्यू। तो हर स्टेज की जो तैयारी आपको करनी है, हर स्टेज की जो प्रिपरेशन करनी है वो डिफरेंट होती है। उसकी अप्रोच डिफरेंट है, उसके मटेरियल डिफरेंट है, और उसको क्लियर करने का माइंडसेट भी डिफरेंट है। तो जो प्रीलिम्स है वो ये है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करना है। मतलब आपको कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होनी चाहिए जो नहीं पता है। मतलब एनीथिंग एंड एवरीथिंग व्हिच इज हैपनिंग अराउंड यू, you should be aware of. तो सॉरी मैम, आपका माइक म्यूट हो गया है, कैन यू प्लीज अनम्यूट इट? ओके, तो प्रीलिम्स की जो अप्रोच है वो ये है कि मैक्सिमम नॉलेज गेनिंग बनना है आपको। मतलब अगर पॉलिटी है तो आपको पॉलिटी का सब कुछ पता होना चाहिए। इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, आप सब्जेक्ट का नाम लिए और आपको पता होना चाहिए। ये अप्रोच होनी चाहिए प्रीलिम्स में, बिकॉज प्रीलिम्स इज कंप्लीटली डायनेमिक। और आप देख ही रहे होंगे कि जो रिजल्ट, जो क्वेश्चन पेपर आ रहा है इस टाइम, वो ये है कि वो पूरी तरह अनप्रिडिक्टेबल हो चुका है। तो बच्चे मुझसे ये भी पूछते हैं कि मैम अनप्रिडिक्टेबल क्वेश्चन पेपर को कैसे टैकल करें। तो सबसे आसान तरीका ये है कि द मोर यू स्टडी द लकियर यू गेट। इसके अलावा मेरे पास और कोई आंसर होता नहीं है। तो आपको जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे, जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज़्यादा आप इस प्रीलिम स्टेज को निकाल पाएंगे। क्योंकि पर्सनली मुझे प्रीलिम सबसे मुश्किल लगता था। तीनों स्टेज में सबसे मुश्किल मुझे प्रीलिम्स लगता था। फिर आपको ये एक मैं ब्रॉड बता रही हूँ आपको कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको उस पर फोकस करना है। फिर जब हम मेंस पर आते हैं तो मेंस में आर्ट ऑफ आर्टिकुलेशन, मतलब आर्ट ऑफ ब्रेविटी, आर्ट ऑफ राइटिंग आपको सबसे अच्छे से आना चाहिए। कि अपनी बात जो हमने प्रीलिम्स में इतना सारा पढ़ लिया, उसको 250 वर्ड्स में, 150 वर्ड में लिखने आना। क्योंकि होता क्या है, जैसे अभी आप लोग प्रिपरेशन कुछ बच्चे स्टार्ट कर रहे होंगे, तो अभी आपको ये लग रहा होगा कि 250 वर्ड तो हम ऐसे ही लिख देंगे या मुश्किल पड़ेगी। लेकिन जब आप प्रीलिम्स के बाद प्रीलिम्स क्वालिफाई करके मेंस में बैठते हैं तो आपको पता चलता है कि नॉलेज मेरे पास 5000 वर्ड की है और मुझे उसको सम अप करना है 250 वर्ड में। वो चैलेंज होता है, और वो चैलेंज आप अभी फील नहीं करेंगे, वो चैलेंज आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के बाद फील करेंगे। तो ये आंसर राइटिंग शुरू से करना है, क्योंकि वंस यू क्लियर प्रीलिम्स यू विल हैव जस्ट अबाउट 2 to 3 months to give your mains। तो ये शुरू से, मतलब मेंस आपको शुरू से लेके चलना है, प्रीलिम्स के साथ साथ लेके चलना है। जैसे अगर अभी आप तैयारी कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर की, तो लाइक मई 2025 की तैयारी कर रहे हैं, तो अभी से आपको प्रीलिम्स लेके चलना है, मेंस लेके चलना है, दोनों लेके चलना है। उसके बाद हमारी इंटरव्यू स्टेज आती है। इंटरव्यू की तैयारी भी आपको डे 1 से करनी है, क्योंकि ओवरनाइट 15-20 दिन या 1 महीने में इंटरव्यू की तैयारी आप नहीं कर सकते। तो इंटरव्यू के लिए आपको क्या करना है कि फर्स्ट डे से कोई भी टॉपिक आ रहा है, फॉर एग्जांपल देयर इज रशिया यूक्रेन वॉर गोइंग ऑन, तो रशिया यूक्रेन के बारे में आपका ओपिनियन क्या है, व्हाट शुड बी द टेक ऑफ इंडिया, व्हाट शुड बी योर ओपिनियन एज एन एजेंट ऑफ चेंज, व्हाट आर यू गोइंग टू डू फॉर इट। तो ये इंटरव्यू में मतलब हर चीज पे एक फाइन ओपिनियन आना,
नॉट दैट ओपिनियन कि जो आप घर में डिस्कस कर रहे हैं या अपने दोस्तों से डिस्कस कर रहे हैं, एक फाइन, पॉलिटिकली करेक्ट, पॉलिटिकली न्यूट्रल, नॉट रिलीजियसली ड्रिवन, नॉट योर एनीथिंग लाइक कोई प्रिजुडिस या ऐसा नहीं रिफ्लेक्ट होना चाहिए। अगर आपसे कोई सवाल पूछा जा रहा है, जैसे जब मैं इंटरव्यू दे रही थी तो फार्मर्स का एक बहुत इशू चल रहा था, तो उसमें आपका क्या ओपिनियन होना चाहिए? आप यू कैन नॉट बी एंटी फार्मर्स, यू कैन नॉट बी एंटी गवर्नमेंट, तो आपको बीच की एक बात करनी है कि ओके फार्मर्स को इन चीजों पे ये ठीक है एंड गवर्नमेंट शुड गेट इनटू दीज डिमांड्स, एडमिट दीज थिंग्स, और साथ साथ हमें दोनों चीजों को लेके चलना है। एक पॉलिटिकली न्यूट्रल आर्ग्यूमेंट आना चाहिए आपकी तरफ से, और उसके बाद अगर आप कुछ एज एन एजेंट ऑफ चेंज you have some solution to provide, that is like an icing on the cake, ठीक है? तो ये बात है स्ट्रैटेजी की, जो हमें डिफरेंस पहले पता होना चाहिए कि प्रीलिम्स क्या है, मेंस क्या है, इंटरव्यू क्या है। अगर आप बिल्कुल ही बिगिनर हैं, आप सब बच्चे से मैं कह रही हूँ, तो आप लोग एक एक क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए, प्रीलिम्स का, मेंस का, इंटरव्यू की कोई वीडियो देखिए, तो आपको एक फेयर आइडिया हो जाएगा कि व्हाट दिस एग्जाम इज एक्चुअली अबाउट। ये एग्जाम ऐसा नहीं है कि मैं सारी किताबें पढ़ लूँ मुखर्जी नगर और करोल बाग में जाकर तो मेरा निकल जाएगा। देखिए लक्ष्मीकांत सब बच्चे पढ़ते हैं, और सबका एग्जाम तो नहीं क्लियर होता, पॉलिटी के क्वेश्चन सबके तो ठीक नहीं होते। तो लक्ष्मीकांत इज डेफिनेटली द बाइबल ऑफ पॉलिटी, इज डेफिनेटली द सेंटर ऑफ लाइक अ मेन बुक इन दिस एग्जामिनेशन, बट आपको किस तरह से पढ़ना है, हाउ टू रीड इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब मैं आशीष, मैं अब जैसे स्ट्रैटेजी हो गया है तो मैं थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगी कि कैसे कैसे तैयारी कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो अब जैसे प्रीलिम्स में, मैं प्रीलिम्स पे ज़्यादा फोकस करूंगी क्योंकि प्रीलिम्स पहली स्टेज है, पहले वो। तो प्रीलिम्स में आपको क्या करना है, पहले तो आप सबकी स्टैंडर्ड बुक्स ले आइए, और उससे पहले भी आपको क्या करना है, एनसीईआरटीज 6 लेवल, क्लास 6 से क्लास 12 तक आप सारी एनसीईआरटीज अच्छे से पढ़िए एंड मेक श्योर दैट यू डोंट टेक अ पेन व्हाइल रीडिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जब मैंने तैयारी शुरू की थी तो मैं क्लास 6 की एनसीईआरटी लाई और सारी चीजें मैंने पेन से अंडरलाइन करती गई। मैं, ये बहुत बच्चों में हैबिट होती है कि हमें सब कुछ इंपॉर्टेंट लग रहा है, मतलब हम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और हमें सब कुछ इंपॉर्टेंट लग रहा है। फिर हमने दोबारा जब बुक निकाली तो हमें क्या लगता है कि सब कुछ इंपॉर्टेंट है, फिर से बुक पढ़ लिया। तो पहली रीडिंग आपकी बिना पेन होनी चाहिए। ये मैं बहुत बेसिक बात बता रही हूँ क्योंकि मैं खुद इसके थ्रू गई हूँ, तो मुझे पता है कि कहाँ कहाँ इंसान गलती करता है। तो पहली रीडिंग बिना पेन के, जितना भी समझ में आ रहा है, कुछ अच्छा लग रहा है, कुछ इंपॉर्टेंट लग रहा है, बस आप रीड करते रहिए। फिर जो सेकेंड रीडिंग होगी वो आपको अपने आप, योर ब्रेन विल बी ट्रेन्ड कि आप कहाँ पे आपने इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कहाँ नहीं है। फिर थर्ड रीडिंग करेंगे तो इट विल बी द इजीएस्ट। तो याद रखिए मेरी अप्रोच ये थी कि हर बुक की 3 रीडिंग मैं करती थी, 1+2, मतलब 1 इज विदाउट पेन एंड 2 इज फोकस्ड रीडिंग। तो थर्ड रीडिंग में एकदम रिविजन हो जाता था। तो एनसीईआरटी शुरू करिए क्लास 6 से क्लास 12 फॉर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, जितने भी हैं। एक सोशियोलॉजी की बुक आती है 11th-12th की, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं आशीष जी के थ्रू वो एक बुक लिस्ट भी दे दूंगी कि क्या क्या बुक्स हैं, क्योंकि अक्सर बच्चे उसमें भी कंफ्यूज रहते हैं कि ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ें कि न्यू पढ़ें। तो उसमें नहीं पढ़ना है, वो ऑलमोस्ट कंटेंट सब सेम होता है। ओल्ड मिल जाए तो ओल्ड पढ़ लिए, न्यू है तो न्यू पढ़ लिए। आपका फोकस प्रीलिम्स में बुक खत्म करना नहीं होना चाहिए। आपका फोकस होना चाहिए कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पर, कि अगर मैं फॉर एग्जाम्पल सुप्रीम कोर्ट पढ़ रही हूँ पॉलिटी में, तो मुझे सुप्रीम कोर्ट का A to Z सब कुछ आएगा। मतलब सुप्रीम कोर्ट कैसे फंक्शन करता है, सुप्रीम कोर्ट में अगर प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पूछेंगे, प्रेसिडेंट अपने रेफरेंस से कोई क्वेश्चन पूछेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट के क्या पास डिस्क्रिशन है कि हम जवाब दे भी सकते हैं, जवाब नहीं भी दे सकते। अगर इस कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ आप हर एक टॉपिक पढ़ रहे हैं तो हो ही नहीं सकता कि आपका प्रीलिम्स क्लियर ना हो। ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, क्लाइमेट चेंज पढ़ रहे हैं, हर कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से इंटरनलाइज करने की कोशिश करिए।
सिर्फ ये नहीं कि हमें याद कर लेना अच्छा व्हाट इज क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग होता है, ये होता है, नहीं, उसको कॉन्सेप्ट में जाइए उसकी। जब हमारा कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाता है उसके बाद फैक्ट्स की बिल्डिंग बनाना बहुत इजी होता है। बच्चे क्या करते हैं, पहले दिन से फैक्ट याद करने लगते हैं। फैक्ट नहीं याद करना है, फैक्ट अपने आप बाद में याद हो जाएगा। फैक्ट क्या होता है, फैक्ट वैल्यू एडिशन होता है। फॉर एग्जाम्पल हम क्राइम्स अगेंस्ट विमेन की बात करें तो आपको पहले ये याद नहीं करना है कि मैं एनसीआरबी का मैं डेटा निकालूं, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का जो डेटा आता है, और मैं उसको याद कर लूं कि अच्छा दिल्ली में सबसे ज्यादा क्राइम्स होते हैं, इतने % ये बढ़ गया है क्राइम रेट। ये क्या चीजें हैं, ये चीजें आपकी बाद की है। अगर आप क्राइम अगेंस्ट विमेन की बात कर रहे हैं तो आपको सबसे पहली चीज बिल्ड करनी है वो है कि क्राइम क्यों होता है, हमारी सोसाइटी में विमेन का स्टेटस क्या है, क्या मोटे मोटे तौर पे हम सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर सकते हैं, एजुकेशन, हेल्थ, ये सब चीज़ों पे हमें बात करें। पेट्रियार्कल माइंडसेट, कैसे हम सोसाइटी का माइंडसेट चेंज करें। उसके बाद जब ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई, बेस क्लियर हो गया, फाउंडेशन स्ट्रांग हो गया, उसके बाद यू कैन बिल्ड ऑन कि अच्छा एनसीआरबी ने बताया है कि दिल्ली में सबसे ज्यादा क्राइम्स होते हैं विमेन के अगेंस्ट, इतना % क्राइम बढ़ा है, इतना % इस स्टेट में घटा है, वो याद कर ली। बट रिवर्स इंजीनियरिंग नहीं करनी है कि पहले फैक्ट याद करना है। तो पहले फैक्ट नहीं याद करना है, पहले कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है, चाहे वो पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 कुछ भी हो। तो प्रीलिम्स में तो ये ही मेन अप्रोच रहेगी। और इसके साथ जो आपकी जब तैयारी हो जाएगी, आपने एनसीईआरटीज पढ़ ली, बेसिक स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ लिया, नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज you have to take up the PYQs, previous year questions. यूपीएससी का प्रीलिम्स आप अगर उसको एनालाइज करेंगे तो वो सिर्फ PYQs के इर्द गिर्द घूमता रहता है। मतलब जो पिछले साल क्वेश्चन आया उसके 4 ऑप्शंस होते हैं, एक ऑप्शन सही होगा, लेकिन आपको बाकी 3 ऑप्शन भी पढ़ने हैं और आपको समझना है कि एग्जामिनर की सोच कहाँ से आ रही है। तो आपको उसको स्टडी करना है, क्वेश्चन पेपर को स्टडी करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो PYQs का बहुत ध्यान रखिए। जो ऐसे टॉपिक्स है, एनवायरनमेंट हो गया, इस तरीके की जो पॉलिटी है, ये सब PYQs के आसपास ही घूमते हैं, ठीक है। उसके बाद जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात अब मैं करूँगी वो ये है न्यूज़पेपर रीडिंग। ये मैं बहुत स्ट्रगल करती थी जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया। तो आई यूज्ड टू टेक अबाउट 3 to 4 hours इन कंप्लीटिंग न्यूज़पेपर। तो वो धीरे धीरे प्रैक्टिस में आया और अब मेरा न्यूज़पेपर 1 घंटे में खत्म हो जाता था। तो आपको न्यूज़पेपर पढ़ना ही पढ़ना है, हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस पढ़ना ही पढ़ना है। मतलब उसको आप सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते कि मैं 1 महीने का करंट अफेयर मैगजीन ले आऊंगी, कि मैं वाजीराम या दृष्टि या इस तरीके की कोई मैगजीन ले आऊंगी, वो भी पढ़ लिए, लेकिन आपको न्यूज़पेपर नहीं स्किप करना है। न्यूज़पेपर 2 रीजंस की वजह से स्किप नहीं करना है। पहला, आपको न्यूज़पेपर सिर्फ नॉलेज नहीं देता कि आज ये हो गया, आज ये वाला वोल्केनो इरप्ट हो गया, आज यहाँ अर्थक्वेक आ गया, आज ये एक्सकेवेशन साइट मिली, ये तो आप मंथली मैगजीन से भी कवर कर लेंगे। न्यूज़पेपर का सबसे बड़ा रोल होता है वो आपको ओपिनियन देता है, आपका ओपिनियन फॉर्म करता है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं इस टॉपिक पे क्या ओपिनियन रखूं। एज अ फ्यूचर सिविल सर्वेंट मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं इस चीज पे क्या टॉपिक रखूं, इस टॉपिक पे क्या ओपिनियन रखूं। दैट विल बी प्रोवाइडेड बाय योर न्यूज़पेपर। अच्छे न्यूज़पेपर आपको ओपिनियन देते हैं, आर्ग्यूमेंट्स देते हैं। जैसे मैंने फार्मर वाला टॉपिक लिया, या अभी इलेक्शंस हुए 2-3 कंट्रीज में भी इलेक्शंस थे, फ्रांस में इलेक्शन हुआ, यूके में इलेक्शन हुआ है, ईरान में इलेक्शन हुआ है। तो आपकी एज अ फ्यूचर सिविल सर्वेंट व्हाट शुड बी योर ओपिनियन। ऋषि सुनाक is now not the PM of UK, राइट, स्टारमर बन गए। तो अब आपको पता होना चाहिए इंडियन इंटरेस्ट में इज स्टारमर बेटर और वो सुनाक बेटर।
नाउ फॉर्म योर ओपिनियन। तो ये कौन देगा? ये न्यूज़पेपर देगा। इलेक्शंस के अगले दिन आप पेपर उठाएंगे और एडिटोरियल्स भरे पड़े होंगे कि वेदर द न्यू गवर्नमेंट फॉर्म्ड इन यूके, फ्रांस, ईरान, ये इंडिया के प्रो है या इंडिया विल हैव टू स्ट्रगल इन दैट वे, किस तरह से हमें अपने बायलैटरल रिलेशंस आगे लेके चलने हैं, यूएन में इंडिया का क्या रोल है। ये जो बिल्कुल डायनेमिक टॉपिक्स हैं ये आपको न्यूज़पेपर देगा। इंडिया का क्या रोल है यूएन में, इंडिया की क्या मांग है यूएन में, एनएसजी क्या है, ये जो जिस तरह की भी जो हमारी इंटरनेशनल रिलेशंस चलते हैं, ये तो पूरा का पूरा आपको इंटरनेशनल रिलेशंस जो है वो आपको न्यूज़पेपर से कवर करना है। तो न्यूज़पेपर इज वन थिंग विच कैन नॉट बी सब्सटीट्यूटेड फॉर, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद जो 2-3 चीज़ें मैं और बताऊं, क्योंकि बिगिनर्स के लिए मैं बता रही हूँ। एक तो मैंने बताया कि एनसीईआरटी से स्टार्ट करिए, मगअप मत करिए, कॉन्सेप्ट फोकस करिए, न्यूज़पेपर। उसके अलावा ऑप्शनल को आप अच्छे से सिलेक्ट करिए। अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि ऑप्शनल को कोई भी, जैसे किसी ने हमें सीनियर ने बता दिया ये ऑप्शनल अच्छा चल रहा है, उस पर नहीं जाना है। आपको अपने इंटरेस्ट के हिसाब से ऑप्शनल चूज करना है। कोई अच्छा बुरा ऑप्शनल नहीं होता, इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप क्या लिख कर आ रहे हो। तो आप 10-15 दिन अपने आप को दिए जब प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले, और उसमें आप फोकस करिए कि कौन सा ऑप्शनल का सिलेबस मेरे इंटरेस्ट को मैच कर रहा है। उसकी बुक्स खरीद लिए, देखिए, थोड़ा सा कर्सरी व्यू लीजिए, और फाइनली फिर ऑप्शनल जब आपका डिसाइड हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शनल और ऐसे ये 2 ऐसे पेपर हैं जो आपका स्कोर बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। तो अगर आपका ऐसे पेपर अच्छा नहीं गया है या कोई जीएस का पेपर अच्छा नहीं गया है, तो ये सब जो ऑप्शनल वगैरह होता है ये आपको कॉम्पनसेट कर देता है, तो आपकी स्कोर अच्छा रहता है मेंस में। तो ऑप्शनल को बहुत वाइजली चूज करिए, किसी के कहने में मत आइए कि ये अच्छा है वो अच्छा है। मेरा ज्योग्राफी ऑप्शनल था, लेकिन अपने इंटरेस्ट के हिसाब से ऑप्शनल, क्योंकि आपको पढ़ना बहुत है ऑप्शनल में आपको बहुत इन डेप्थ एक क्लैरिटी होनी चाहिए ऑप्शनल। उसके बाद जो मैं अभी लास्ट चीज एक बताऊंगी वो ये है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट दोनों चीजों के लिए इम्पोर्टेंट है। पहली तो ये कि आपको प्रिपरेशन अच्छी होगी आपकी, यू विल बी एबल टू मैनेज योर टाइम। मुझे कब उठना है, कब सोना है, कब खाना है, कब कौन सा सब्जेक्ट करना है, पढ़ना है, जीएस कब पढ़ना है 1, 2, 3, 4, और एथिक्स का ये ऑप्शनल कब पढ़ना है, वो सब आपका टाइम मैनेजमेंट से होगा। लेकिन टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर राइटिंग मेंस, क्योंकि एक क्वेश्चन के लिए आपके पास 6 से 7 मिनट होते हैं। अगर आपके पास पहले से थॉट प्रोसेस आपका डेवलप नहीं है, तो यू विल नॉट बी एबल टू रिप्रोड्यूस एन आंसर इन 6 to 7 मिनट्स। तो आपके पास पहले से एक क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते, मतलब पुराने कर सकते हैं। जो नए क्वेश्चन आ रहे हैं वो आपको विद इन 20-30 सेकेंड सोचना है, सिर्फ आधा मिनट में सोचना है। तो आप समझ रहे हैं कि क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है और मुझे किस तरह से सोचना है एक न्यू क्वेश्चन के लिए। ये प्रैक्टिस आपको करनी है कि पहले से मेरा थॉट प्रोसेस क्लियर हो। अच्छा, इस क्वेश्चन को मैं ऐसे अप्रोच करूं, मतलब क्वेश्चन रेडी नहीं है, न्यू क्वेश्चन है। हाउ टू थिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रिपरेशन में जब आप स्टार्ट कर रहे हैं, हाउ टू थिंक पे फोकस करिए। हाउ टू थिंक, क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है। ऐसा नहीं कि जो भी लिखा है हम उसमें कुछ भी लिख कर आ गए। ये एग्जाम बाकी एग्जाम्स जो हमारे ग्रेजुएशन के होते थे या बोर्ड्स के होते थे उससे बहुत डिफरेंट है। एग्जैक्ट डिमांड आपको पता होनी चाहिए कि क्वेश्चन एग्जामिनर क्या पूछना चाह रहा है। तो टाइम मैनेजमेंट को आप प्रैक्टिस करिए शुरू से, मैनेज योर टाइम। और बिफोर हैंडिंग ओवर टू आशीष, मैं एक बात लास्ट बोलूँगी। देखिए, 2 चीज़ें होती हैं, एक मोटिवेशन होता है, एक डिसिप्लिन होता है। मोटिवेशन क्या होता है कि आपने मेरी बात सुनी, आप बहुत मोटिवेटेड हुए, हाई हो गए, हाई और एनर्जी गए, लक्ष्मीकांत पूरी खत्म कर डाली एक दिन में, ये मोटिवेशन है। ये ना आपको रिटेंशन देगा, ना आपको ये आगे तक ले जाएगा।
तो आपको क्या करना है, डिसिप्लिन पे फोकस करना है। मेरा मन नहीं भी है तब भी आई एम स्टडी, तब भी आई एम रीडिंग। तो सुबह का स्लॉट है 3 आवर्स, मुझे GS 1 पढ़ना है, 3 आवर्स मुझे GS 4 पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल मैं 1 और 4 को साथ में लेके पढ़ती थी। मुझे ऐसे करना है, ऐसे राइटिंग पूरे हफ्ते में एक बार ऐसे राइटिंग करनी है। तो मोटिवेशन विल नॉट गेट यू थ्रू, व्हाट विल गेट यू थ्रू इज डिसिप्लिन। कि हमारा मन नहीं भी कर रहा है बट देयर इज अ डिसिप्लिन। हम खाना खाते हैं, हमारा मन करे नहीं करे, सुबह शाम खा रहे हैं खाना, तो उसी तरीके से आपको पढ़ाई करनी है। सुबह उठ के आपके पास एक ही काम होना चाहिए, पढ़ना है। तो आप पढ़िए और उसमें डिसिप्लिन लाइए। हाँ, 19-20 का फर्क हो सकता है कि आज हमने कम पढ़ा, कल ज्यादा पढ़ा, लेकिन ओवरऑल आपको मोटिवेशन पे रिलाई नहीं करना है। वीडियोस देख रहे हैं कि अरे मोटिवेटेड हो जाते हैं, ये सब सिर्फ बेकार चीजें। तो आई होप कि आप लोगों को ये मेरी बातें समझ में आई होंगी। और नाउ आशीष, आप बताइए आगे कैसे करना है। मैं अभी जैसे आपने बताया कि 2025 में जो लोग टारगेट कर रहे हैं यूपीएससी या स्टेट पीसीएस को, तो उनके लिए आपने बताया बहुत ही डिटेल था ये। अभी कुछ ऐसे एस्पायरेंट्स हैं जो शायद इस बार यूपी पीसीएस या बीपीएससी या अभी जो अक्टूबर में एग्जाम होने वाला उसमें अपियर हो रहे हैं, तो उनको कैसे आगे बढ़ना उसके बारे में 2-4 पॉइंट बताऊंगा। फिर उसके बाद हम इंटरेक्शन स्टार्ट करेंगे, आप अपने क्वेश्चंस और डाउट पूछेंगे और हम लोग उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। देखिए अभी ऐसा है कि 3 से 4 महीने बचे हुए हैं हमारे पास स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम के लिए। अक्टूबर में यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम होना है। तो अब 3 महीने के लिए अगर आप इस वक्त प्रीलिम्स के अलावा कुछ और लेकर बैठते हैं एज ए बिगिनर, तो आपका प्रीलिम्स डिस्टर्ब होना है उसमें। तो इन 3 महीने क्या करना चाहिए, क्या बुक लिस्ट होनी चाहिए सिर्फ और सिर्फ 3 महीने के लिए, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली तो एक लूसेंट की बुक आती है जनरल नॉलेज की, सामान्य ज्ञान की। सबने देखा है ये वाली बुक, बहुत कॉमन बुक है मार्केट में, सबके पास होगी घर पे। बट कितने लोगों ने इसकी 2 से 3 रीडिंग कर ली है? बहुत कम होंगे। इसकी जब तक आप 5 रीडिंग नहीं करेंगे फैक्ट याद नहीं होंगे। और स्टेट पीसीएस इज ऑल अबाउट फैक्ट। स्टेट पीसीएस में सीधे क्वेश्चन फैक्चुअल आते हैं, अगर आप पिछले 5 से 10 सालों का पेपर उठाकर देखेंगे। तो लूसेंट का जो सामान्य ज्ञान का ब्लू वाला बुक है वो आपको रट लेना है, 5 से 10 रीडिंग उसकी मार देनी है किसी भी कीमत पे, ठीक है। दूसरा, घटना चक्र एक पब्लिकेशन है, घटना चक्र की बुक्स आती हैं। वो कुछ नहीं है, जितने भी इंडिया के अंदर स्टेट्स हैं, हर स्टेट का जो स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम है उसके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स हैं। तो आपको उसके सारे सब्जेक्ट्स की घटना चक्र ले लेनी है। फोकस करना है साइंस में, पॉलिटी, इन्वायरमेंट, ज्योग्राफी में भारत, इंडियन ज्योग्राफी यानी भारत का भूगोल। तो ये जो घटना चक्र की किताब में वो आपको ले लेनी है। उसके बाद आते हैं करंट अफेयर्स पे। स्टेट पीसीएस का बता रहा हूँ, स्पेशली यूपी का या बीपीएससी का। लूसेंट, घटना चक्र की जीएस, उसके बाद करंट अफेयर्स। क्योंकि करंट अफेयर्स आप देखेंगे यूपी पीसीएस में 150 क्वेश्चंस आते हैं टोटल, और 150 क्वेश्चंस में अप्रॉक्स 30 to 35 क्वेश्चन करंट अफेयर्स से होते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा पोर्शन हैंडल करता है। तो अब करंट अफेयर्स को आप ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं। तो करंट अफेयर्स के लिए अगर समय कम है, अगर आप एक नेक्स्ट ईयर प्लान कर रहे हैं तो आप मंथली मैगजीन स्टार्ट करिए। अगर आप इसी वर्ष दे रहे हैं तो फिर आप घटना चक्र और घटनासार, एसएस पब्लिकेशन की एक घटनासार की बुक आती है करंट अफेयर्स की, और घटना चक्र की समसामयिकी की आती है। तो ये किताबें कम से कम 2 घटना चक्र की किताबें आप अपने पास रखेंगे, करंट अफेयर्स की, सॉरी। तो बेसिकली अक्टूबर में जो लोग एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए 3 चीज़ें करनी है, लूसेंट, घटना चक्र और करंट अफेयर्स। और जितना रिवीजन आप कर सकते हैं उतना रिवीजन करिए, और जितने टेस्ट लगा सकते हैं टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए, टेस्ट प्रैक्टिस करिए। बस आपको 4 चीज़ों के अलावा कुछ नहीं करना है अभी अक्टूबर के एग्ज़ाम के लिए। अगर आप नेक्स्ट ईयर के लिए प्लान कर रहे हैं तो फिर आप जो भी रीवा मैडम ने बताया है एनसीईआरटी के थ्रू आप डिटेल में जाएंगे, क्योंकि आपको सिर्फ प्रीलिम्स तो देना नहीं है, प्रीलिम्स के बाद आपको मेंस का एग्ज़ाम भी देना है। और मेंस अब आंसर राइटिंग का, स्टेट पीसीएस में भी आंसर राइटिंग होती है, 4 क्वेश्चन पेपर जीएस के आते हैं, जो कि यूपीएससी के लगभग सेम पैटर्न पे आ गया है, अगर ऑप्शनल हटा दें हम।
तो अगर आप नेक्स्ट ईयर प्लान कर रहे हैं तो फिर आप डिटेल से पढ़ाई करेंगे, फिर आप घटना चक्र और लूसेंट को अभी साइड में रखेंगे 5 से 6 महीने के लिए। एग्ज़ाम से 2 से 3 महीने पहले आप इन्हें ज़रूर उठाइए, कम से कम 5 से 6 रीडिंग इसे करिए। अगर आप, जैसे कुछ लोग होंगे जिन्हें लूसेंट बोरिंग लगती है, कितने लोग हैं जिन्हें लूसेंट बोरिंग लगती है, उठाए नींद आ गई यार, सेम फैक्ट है, एक तरह से फैक्ट ही भर दिए गए हैं, आपका सिर्फ आपको लगती है ना। अगर लूसेंट बोरिंग लगती है तो फिर किरण पब्लिकेशन की एक बुक ये है, सामान्य ज्ञान है, किरण पब्लिकेशन की। देखिए स्टेट पीसीएस के लिए यू विल हैव टू मग अप द फैक्ट्स, बिना फैक्ट्स पढ़े स्टेट पीसीएस, क्योंकि पैटर्न चेंज कर रहा है बट अभी इतना चेंज नहीं हुआ है। पहले 150 आउट ऑफ 150 क्वेश्चन पूरे प्योर फैक्चुअल होते थे, आज उन्होंने क्या किया है कि 150 में से 30 क्वेश्चन, अप्रॉक्स 25 to 30 क्वेश्चन इस फैक्चुअल से हटा दिया है। बट अभी भी एक बहुत बड़ा पोर्शन है जो फैक्चुअल आता है, उसमें बहुत बड़ा पोर्शन है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से उठाते हैं वो। तो अगर आप स्टेट पीसीएस को टारगेट कर रहे हैं तो आप लूसेंट, घटना चक्र और फिर करंट अफेयर्स, ये 3 चीज़ें एकदम रटनी है, दिमाग में बैठा लीजिए इसे। किसी भी स्टेट का दे रहे हैं ये चीज़ें तो करनी ही पड़ेंगी हमें। और लूसेंट की कम से कम 5 रीडिंग करेंगे, उसको बिल्कुल हल्के में नहीं लेंगे। तो ये तो स्टेट पीसीएस का था। रीवा जी ने आपको यूपीएससी और मेंस की तैयारी के लिए उन्होंने जैसे बताया है पूरा समराइज, मैं एक बार समराइज कर देता हूँ कि आपको बहुत सारा पढ़ना है ना। एनसीईआरटी पढ़नी है, लक्ष्मीकांत हैं जो अभी बुक लिस्ट उनकी वो मैं आपको शेयर कर दूंगा, वो करना है, न्यूज़पेपर पढ़ना है, आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। सबसे इम्पोर्टेंट है उन्होंने बताया कि डिसिप्लिन रहना है आपको, क्योंकि जब तक डिसिप्लिन नहीं होगा हम किसी भी काम को लंबे समय तक नहीं ले जा सकते हैं हमें, क्योंकि ये तैयारी 1 साल की नहीं है। प्रीलिम्स के पहले हमें 1 साल पहले तैयारी शुरू करनी होती है और प्रीलिम्स के बाद इंटरव्यू तक का जो फेज है वो 1 साल का होता है लगभग। तो ये तैयारी लगभग 2 साल की है, वो तब जब हम पहले प्रयास में प्रीलिम्स क्लियर कर लेते हैं। तो 2 साल का जो लंबा समय है वो बिना डिसिप्लिन के, बिना व्यवस्थित तरीके से प्लान किए हुए हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अब चूंकि हर व्यक्ति का एक रूटीन अलग होता है, आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिनके पास घरेलू जिम्मेदारियां होंगी, है ना, कुछ हैं जो प्योर विद्यार्थी होंगे, मोस्टली लोग हैं कि अपने घर से रह के तैयारी कर रहे हैं। तो आपके मन में कई ख्याल आते होंगे कि इसी रिसोर्सेज कम हैं, आप मुखर्जी नगर से किताबें जो इजीली मिल जाती हैं वो आप तक पहुंचने में शायद 10 से 15 दिन का समय लगता होगा, है ना। तो जो रिसोर्सेज की कमी है, हमारे अंदर बहुत सारी कमियां हैं, कमियां यही हैं, रिसोर्सेज नहीं हैं, घरेलू जिम्मेदारियां हैं, फाइनेंशियल स्टेटस हो सकता है कि भाई फाइनेंस की दिक्कत है, उसको मैनेज करना है। हमारे दिमाग में किताब आई, पैसा है, हम गए तुरंत लिया है किताब, बट अगर पैसा नहीं है तो हमें उस पर सोचना पड़ेगा, तो वो भी मैंने फाइनेंस मैनेज करना है। तो इन सब चीज़ों को मैनेज करते हुए हम कैसे लंबे समय तक अपनी तैयारी जारी रखें, हमें उस पर सोचना पड़ेगा, है ना। देखिए कमियां हर व्यक्ति में होती हैं, कमियां इन द सेंस बुराइयां नहीं, कमियां और बुराइयों में फ़र्क है। कमियां ये है कि भाई हमारे पास संसाधन कम है, तो वो जो कमी है वो जो आपको, इससे पहले कि आपकी कमी आपको कमज़ोर बना दे, आप उस कमी का सॉल्यूशन निकाल लीजिए कि ठीक है ये कमी है, इसका ये अल्टरनेट सॉल्यूशन है, बराबर। तो आपने अपनी कमियों को भी सुधारना है, क्योंकि देखिए ये सिर्फ एग्ज़ाम नहीं है, ये एक प्रोसेस है जो आपके व्यक्तित्व को बहुत अच्छे से निखार के लेके आएगा आगे। व्यक्तित्व क्या है कि आपको अपने बारे में पता हो। एग्ज़ाम तो ठीक है, सिलेबस फिक्स है, एग्ज़ाम की डेट फिक्स है, पैटर्न फिक्स है, हम गए एग्ज़ाम दिए, प्रोसेस में चलते गए, बट उस प्रोसेस में हमने खुद को कितना समझा है ये बहुत ज़रूरी है। आपकी कमियां क्या हैं, आपकी ताकत क्या है, आपको इसका अंदाज़ा लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आपको अपनी कमियां नहीं पता होंगी, आप अपनी कमियों में सुधार नहीं करेंगे, तब तक आप उन्हीं कमियों में उलझे रह जाएंगे, है ना। तो अपनी कमियों को पहचानिए। जो भी समस्या आता होगा दिमाग में कि यार 10 लाख लोगों का बीच कंपटीशन है, 2 लाख लोग दिल्ली में बड़ी कोचिंगों में तैयारी कर रहे हैं, है ना, दिमाग में आता है, एज एस्पायरेंट सबके दिमाग में आता है कैसे आगे जाएंगे हम। तो आपको उस पर नहीं जाना है, सिर्फ सिलेबस उठाइए। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो एसएससी का सिलेबस उठाइए, यूपी पीसीएससी कर रहे हैं तो उसका सिलेबस उठाइए। सिलेबस के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाइए। पहले आप सिलेबस पढ़िए, उससे ये पता चलेगा कि एग्ज़ाम क्या क्या हमसे चाह रहा है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से पढ़नी है। दूसरा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कि एग्ज़ाम जो चाह रहा उसके बाद उसने क्या क्या पूछा है,
पिछले 10 सालों में, तो हमें एक स्थिति का पता लगेगा कि हमें किस तरह से तैयारी करनी है, कौन सी चीज़ें पढ़नी है, कौन सी छोड़नी है। तीसरा, आइए आप अपने स्टडी मटेरियल पे बुक लिस्ट अपनी निकालिए, एक फिक्स बुक लिस्ट रखिए। मैं एक चीज़ हर एस्पायरेंट को कहता हूँ कि आप बुक लिस्ट चेंज मत करिए। अगर आज आप तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, टाइम दीजिए, बुक लिस्ट बनाने में पूरा टाइम दीजिए, आप 7 दिन, 10 दिन, 1 महीने लगाइए, कोई इशू नहीं है। बट उसको एक बार बनाइए तो फिर एग्ज़ाम के अंतिम चरण तक उस बुक लिस्ट को लेकर जाइए। ऐसा नहीं कि आज आपने एक लूसेंट पढ़ ली, कल किसी ने बताया भाई किरण वाली अच्छी है, आपने लूसेंट फेंकी, किरण उठा ली, फिर किसी ने बताया ये खराब है, तीसरी उठा ली। इससे क्या है, आप हर बुक को एक एक बार नई नई बुक पढ़ते रहेंगे तो आपको रिवीजन करने का टाइम नहीं मिलेगा, फिर आप डिस्ट्रैक्ट होते रहेंगे। एक बुक को 10 बार पढ़िए, बशर्ते कि आप 10 बुक एक एक बार पढ़ें। तो सबसे पहला काम, अपनी एक फिक्स बुक लिस्ट बनाइए और उसी बुक लिस्ट के साथ लास्ट समय तक इंटरव्यू तक जाइए। बुक लिस्ट बीच में चेंज मत करिए। अगर हाँ, गाइडेंस की कमी होती है, कई बार हम गाइडेंस की कमी में क्या इंटरनेट गूगल करते हैं, बुक लिस्ट निकाल लेते हैं, हो जाता है। इसलिए बुक लिस्ट बनाने से पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे जाइए एक बार, आपको एक आइडिया लगेगा कि क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर सेशन। आपके पास जो भी क्वेश्चंस हो, डाउट हो, आप पूछिए, और अरीबा मैम जुड़ी हुई हैं और हम लोग कोशिश करेंगे उसका जवाब देने की। ठीक है, अपना माइक अनम्यूट करके आप 1 बाय 1 पूछ सकते हैं। हाँ, तो पहले अशरफ जमाल जी, आपके पास जो क्वेश्चन है आप पूछिए। जी, मेरा प्रश्न ये है कि मैगजीन और पेपर को लेकर के, क्योंकि मैं हिंदी माध्यम से पेपर दूंगा, तो क्या मुझे भी हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस को नेसेसरी है? आपकी आवाज साफ नहीं है, थोड़ा सा क्लियर होके बोलिए। इनका प्रश्न ये है कि ये हिंदी माध्यम से एग्जाम देंगे, तो चूंकि हिंदी मीडियम से पढ़ाई कर रहे हैं, तो क्या इनके लिए द हिंदू पढ़ना जरूरी है? मुझे लगता है कि जो यूट्यूब पे इस तरह के जो एडिटोरियल्स एक्सप्लेन करे जाते हैं हिंदू के, वो आप देख सकते हैं एक बार, क्योंकि मेरे भी कुछ एक दोस्त हिंदी मीडियम से हैं क्वालिफाइड, तो वो यूट्यूब पे जो एक्सप्लेनेशन आता है कि एडिटोरियल में क्या बातें बताई गई हैं, वो आप देख सकते हैं। मैं उसका चैनल एग्जैक्टली आपको पता करके बता दूंगी। मैं बता देता हूँ अशरफ, मैं हिंदी मीडियम से ही हूँ, मैंने स्टेट पीसेस हिंदी मीडियम से ही दिया था। तो मैडम शायद ओनली आईएएस और स्टडी आईक्यू की बात कर रही हैं। हाँ हाँ, तो स्टडी आईक्यू और ओनली आईएएस, ये जो हैं डेली एडिटोरियल्स को ट्रांसलेट करके उसको एक्सप्लेन करते हैं, तो वो आप देख सकते हैं। बट इसमें एक पॉइंट और है, जैसे मैडम ने बताया था कि न्यूज़पेपर हमें सिर्फ पढ़ना नहीं है, हमें फैक्ट नहीं निकालने हैं। जो भी व्यक्ति आपको एडिटोरियल्स का एक्सप्लेनेशन देगा, वो उसका पर्सनल पर्सपेक्टिव होगा। उसने किसी आर्टिकल को पढ़ा और उसको लगा कि नहीं, इस आर्टिकल में ये कहना चाह रहा है, उसने वो बता दिया। बट आप उसमें, अशरफ जमा, आवाज नहीं आ रही, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, हमें तो आ रही है। अच्छा, आ रही है आशीष। एनीवे, द अब सेशन इज बीइंग आवाज आ रिकॉर्डेड, रही है। तो ठीक ठीक ठीक। तो अशरफ देखिए, हम यही कह रहे थे कि देखिए, जब आप ओनली आईएएस या स्टडी आईक्यू या किसी भी यूट्यूब चैनल से अपना एडिटोरियल पढ़ते हैं डेली, तो आपको एक व्यू मिलेगा कि वो जो पढ़ा रहे हैं उनका पर्सपेक्टिव क्या है उस पर्टिकुलर आर्टिकल को लेके। बट आप अपना खुद का व्यू क्रिएट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए कोशिश करिए कि आप न्यूज़पेपर पढ़ें, द हिंदू थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू करें धीरे धीरे, क्योंकि जो वैकेब्स हैं, मुझे लगता है हार्डली 300 से 400 वर्ड वैकेब्स की होती हैं जो उनकी सेम रिपीट होती हैं। जब आप 2-3 महीने उसको पढ़ लेंगे तो उसके बाद आप उसके हैबिचुअल हो जाएंगे, तो बहुत बड़ी समस्या उसमें आएगी नहीं। अशरफ गए हैं अभी? अशरफ जी नहीं दिख सर, रहा। आवाज़ की थोड़ी समस्या आ गई थी बीच में। अब आवाज आ रही मेरी? जी, अब से शुरू हुई है, जब से आप लास्ट टाइम ठीक बोले है, हैं ना वेपर के बारे में, उससे शुरू हुई है। एक बार समझे से बता दीजिए, बोले। देखिए समरी यही है कि अल्टरनेट अगर आपको चाहिए तो स्टडी आईक्यू या ओनली आईएएस, ये 2 यूट्यूब चैनल हैं जो द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस का एक्सप्लेनेशन देते हैं, जो भी एडिटोरियल्स उनके हैं। सर मैं बट जी, हाँ, बताएं। स्टडी आपकी कुछ सर, एक टीचर है अतुल जैन, उनका मैं क्लास लेता हूँ, द हिंदू का एडिटोरियल हम्म, वो कवर करते हैं डेली। हम्म। जी।
तो बट देखिए उसमें एक एक्चुअली चीज रीडिंग उस के लिए मैं बोल रहा हूँ। हाँ मैं वही बता रहा हूँ, देखिए अगर वही बता रहा था कि जब आप उनसे सुन लेते हैं तो उनका क्या व्यू है आप वो जान लेते हैं, बट आपका अपना भी तो एक व्यू हो सकता है ना। जब आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो हो सकता है उनका व्यू अलग हो, आपका व्यू अलग हो। तो जब आप अपना व्यू तभी बना पाएंगे जब आप खुद पढ़ेंगे। तो द हिंदू जैसे है, द हिंदू की लैंग्वेज थोड़ी सी टफ है। आप इंडियन एक्सप्रेस से शुरू करिए। मैं भी हिंदी मीडियम का अभ्यर्थी रहा हूँ, मैंने इंडियन एक्सप्रेस से शुरू किया था। तो स्टार्टिंग के 2 महीने तो मुझे बड़ा बोरिंग लगा वो, क्योंकि इंग्लिश समझने में उनके वर्ड्स बहुत कठिन थे, तो गूगल करके देखने पड़ रहे थे। बट जब आप 2 महीने पढ़ लेंगे तो 2 से 3 महीने पढ़ने के बाद आपको ये पता चलेगा कि वो लोग सेम वर्ड्स रिपीट कर रहे हैं। वोकैब्स बहुत ज़्यादा नहीं है, 300 से 400 वोकैब्स हैं जो रिपीट होती हैं। तो 2 से 3 महीने बाद आपकी समस्या खत्म हो जाएगी। उसका फ़ायदा ये होगा कि हर आर्टिकल को लेके आपका खुद का एक व्यू डेवलप होगा जो यूनिक होगा। जैसे अभी हम लोग देखते हैं स्टडी IQ आप पढ़ते हैं, 10,000 बच्चे देख रहे हैं, 10,000 बच्चों के दिमाग में सेम व्यू गया है। आपको कोई नया पॉइंट नहीं मिल रहा उसमें, सबके पास सेम पॉइंट है। तो आपको अपना एक पॉइंट जो क्रिएट करना है वो पढ़ के ही क्रिएट करना पड़ेगा। तो आप इंडियन एक्सप्रेस से शुरू करिए, टाइम लगेगा, हो सकता है स्टार्टिंग में आपको एक आर्टिकल पढ़ने में 2 घंटे लग जाएंगे, एक पेज पढ़ने में 3 से 4 घंटे लग जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं, मुझे भी लगा था। बट जैसे जैसे टाइम निकालेंगे आप, 1 से महीने 2 महीने के बाद ये समय रिड्यूस होकर 1 घंटे में आ जाएगा। आप 1 घंटे में पूरा पेपर कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, Yes. और कोई डाउट? सर एक डाउट है ऑनलाइन क्लास को लेकर। सर जैसे कि मैं एक बैच लिया हूँ स्टडी IQ का, तो उसमें सर ऑनलाइन क्लासेज में करता हूँ, क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता है रिकॉर्डिंग, तो मैं रिकॉर्डिंग क्लासेज देखता हूँ। उसमें सर क्लासेज 3 आवर्स क्लासेज है, फिर 1 आवर से करंट अफेयर से क्लासेज चलती है। इसके अलावा कोर्सेज अगर टाइम से पूरा नहीं हो पाते हैं तो उनकी एक्स्ट्रा क्लासेज चलती है। तो इस प्रकार हम ये देखते हैं कि हमारा पूरा दिन का एक बड़ा हिस्सा जो है वो क्लास करने में निकल जाता है। तो इसको बड़ी समस्या होती है, फिर नोट्स बनाओ, प्रिपेयर करो, रिवीजन करो, उसके लिए टाइम बहुत कम बच पाता है। तो इसको मैनेजमेंट कर अच्छा, इस पे अरीबा जी, देखिए आप बताऊं, अरीबा जी ने जॉब के साथ तैयारी की थी इस बार UPSC की, और उन्होंने 10 बजे से 5 बजे तक ऑफिस में बैठने के बाद सुबह शाम टाइम निकाल के और इंडिया का जो वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम है उसको क्रैक किया है। इस पे सबसे बेहतर आंसर वो देंगी। अरीबा जी। आशीष, मुझे आवाज नहीं आ रही अशरफ की, तो आप मुझे थोड़ा समरी में बता दीजिए। अशरफ ये कह रहे हैं कि उन्होंने ऑनलाइन कोर्स लिया हुआ है और वो करंट अफेयर्स के अलग क्लासेस चलाते हैं, GS के अलग कराते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि जो पोर्शन छोटा होता है उसके लिए एक्स्ट्रा क्लासेस भी चलाते हैं। तो सुबह से शाम तक जो क्लासेस का दौर चलता है उसके बीच में टाइम कैसे मैनेज करें खुद से पढ़ने के लिए और रिवाइज करने के लिए। सिर्फ यही प्रश्न था ना आपका? हाँ। आप इसमें अशरफ क्या कर सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा टाइम गैप्स लिए, जैसे एक क्लास आपकी हुई, थोड़ा ब्रेक लीजिए, फिर दूसरी क्लास, इस तरह से करिए। और थोड़ा सा आप क्या करिए कि जो अपने आप ब्रेक लेकर रिवाइव करिए, अपने आप को रिजुमिनेट करिए और फिर से पढ़ाई में लग जाइए। बिकॉज इस एग्ज़ाम के लिए आपके पास और कोई ऑप्शन है नहीं, तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि कोई और तरीका है। मैं भी यही करती थी जब मैं ऑफिस से आती थी, तो आई यूज टू टेक रेस्ट फॉर अबाउट 2 to 3 आवर्स। थोड़ा सा सो लेते थे और रिवाइव कर लेते थे अपने आप को, एंड देन अगेन पढ़ाई में लगना है। तो इसका कोई तरीका नहीं है, इसका कोई ऑल्टरनेटिव है नहीं है सच। तो आपको थोड़ा सा ब्रेक लेकर फिर से पढ़ने में लगना है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और ऐड करूँगा। अशरफ, जैसे आपने भी कोर्स ज्वाइन किया है, कई लोग हों जिन्होंने ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन कर रखी होगी, तो हमें एक चीज़ ये लगता है जब हम किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को पैसा देते हैं, फीस देते हैं, तो हमें लगता है कि अब जो भी पढ़ाएंगे हम सारा कुछ पढ़ेंगे, A to Z XYZ जितनी भी क्लासेस होंगी सारी कुछ करेंगे। तो इस पे हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, जिस बताया था ना आपको, अपनी कमियां और ताकत पहचाननी है। जब हम लोग हाई स्कूल में थे तो 6 सब्जेक्ट थे हमारे यहाँ पे, हिंदी, आर्ट, इंग्लिश, सामाजिक विज्ञान, मैथ, साइंस। तो उसमें से कितने सब्जेक्ट थे जिनकी हम लोग कोचिंग करते थे? हिंदी कोचिंग की किसी ने? कला की? सामान्य सामान्य विज्ञान की कोचिंग की? नहीं। सामान्य विज्ञान वही है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी सामान्य विज्ञान है। इसकी हमने कोचिंग नहीं की थी हाई स्कूल में, बराबर। हमने कोचिंग किससे की? मैथ की, साइंस की, क्योंकि हमें लगता था कि ये टफ है और इसे समझने के लिए हमें कोई चाहिए जो हमें समझाए। तो
तो आप उस चीज़ को यूपीएससी में भी अप्लाई करिए। आप देखिए कौन सा सेक्शन है जिसे आप खुद अच्छे तरीके से कर सकते हैं। जैसे मैंने दिल्ली में रह के कोचिंग कर रहा था, तो मैंने ऑप्शनल मेरा दर्शन शास्त्र था, उसी मैंने कोचिंग ज्वाइन करी पतंजलि आईएएस में। उन्होंने जीएस का प्रोग्राम चलाया हुआ था, तो मैंने कहा ठीक है, फीस कम थी 40,000 में उन्होंने ज्वाइन करा दिया, कुछ डिस्काउंट करा के। बट मुझे 1 महीने बाद ये रियलाइज़ हुआ कि जो किताब हिस्ट्री की स्पेक्ट्रम है, जैसे स्पेक्ट्रम में जो कंटेंट है वही वो वहाँ बैठा के लिखाया जा रहा है, तो आपको वो करने की ज़रूरत नहीं है। तो जो चीज़ें आप खुद से कर सकते हैं आप उसको अवॉइड करिए, तो वहाँ पे वो टाइम आपका यूटिलाइज़ हो जाएगा। और वो बचा हुआ टाइम है वो आप खुद से पढ़ के या किसी अन्य सब्जेक्ट के रिवीजन में लगाइए। तो जो सब कुछ पढ़ा रहा है आप सबसे पहले अपना इवैल्यूएशन करिए, कौन सी चीज़ें हैं जिसके लिए आपको कोचिंग की ज़रूरत है और किन चीज़ों को आप खुद से कर सकते हैं। तो सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखते हुए आप अपनी स्ट्रेंथ को पहचानिए, तो आपका टाइम मैनेजमेंट होगा। और जो इर्रिलेवेंट कंटेंट है जो यूट्यूब में या कोचिंग में चल रहा है, आप उसको अलग कर पाएंगे शेड्यूल से, तो आपका वहाँ पे समय बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर जैसे कोई टॉपिक है प्रीलिम्स और मेंस दोनों में है, जैसे मैम ने बताया कि आपको जब आप तैयारी करते हैं प्रीलिम्स के लिए तो मेंस पेपर लेकर करना उसको साथ में, लेकिन कुछ सब्जेक्ट जैसे एक्सिस का पेपर हो गया या फिर और कुछ टर्म्स हैं जो केवल मेंस में है, तो क्या हम उनको प्री के बाद पढ़ सकते हैं या फिर उसको भी हमको साथ में ही लेके करना पड़ेगा? इसमें मैं कुछ बता देता हूँ, फिर अरीबा जी बताएंगे डिटेल से आपको। सबसे पहले तो आप अगर आप ये देखिए कि आप अभी कहाँ पे खड़े हैं, प्रीलिम्स से कितनी दूर खड़े हैं। अगर आपका प्रीलिम्स 2 से 3 महीने या 4 महीने के बाद है, तो फिर ऐसा सब्जेक्ट या ऐसे टॉपिक्स जो सिर्फ मेंस के हैं तो उनको टच ही नहीं करना, आपको बिल्कुल टच नहीं करना, क्योंकि आपका प्रीलिम्स बहुत पास है। अगर आप अभी इस वक्त मेंस को लेकर बैठेंगे तो आपका प्रीलिम्स निकल जाएगा हाथ से। ठीक, तो अभी अगर आपके पास 1 साल का समय है तो सबसे पहले वो टॉपिक्स जो कोर मेंस के हैं आप उन्हें तैयार करिए, उसके बाद वो टॉपिक्स जो कॉमन है वो करिए, और फिर कोर प्रीलिम्स में जाइए। 3 स्टेप में करिए आप इसको। बाकी अरीबा जी आप बताएं इसमें कुछ। इसमें मेरी अप्रोच ये थी कि क्योंकि मैं मेन जो प्रीलिम्स होता है वो मई में होता है, तो मैं मेंस की तैयारी दिसंबर तक करती थी। तो दिसंबर के बाद क्योंकि आपके पास 5 मंथ्स होंगे जनवरी से मई तक, तो 5 मंथ्स प्रीलिम्स को, तो दिसंबर तक तो कंपल्सरीली मेंस की तैयारी ज़रूरी है। और मेक श्योर कि आपका ऑप्शनल पूरा हो जाए, क्योंकि ऑप्शनल पढ़ने का दोबारा टाइम नहीं मिलता। मतलब आपका प्रीलिम्स मई में है और विद इन 15-20 डेज रिजल्ट आ जाता है, और फिर आपके पास 2.5 to 3 मंथ्स होता है मेंस के। तो इसमें क्या करना है, इसमें आपको GS 1, 2, 3 जो जनरल स्टडीज़ के पेपर हैं वो रिवाइज करने हैं, लिखने हैं, तो ऑप्शनल का टाइम नहीं मिलता। तो जो भी आपको ऑप्शनल की तैयारी करनी है वो आपको दिसंबर तक फिनिश करना है, और मेंस का जो भी ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल है वो दिसंबर तक आपकी डेडलाइन होनी चाहिए। जैसे अगर आप 2025 अभी दे रहे हैं प्रीलिम्स, तो अभी भी बहुत सफिशिएंट टाइम है। जुलाई है, अभी हाफ जुलाई बचा है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो बहुत लॉट ऑफ मंथ्स टू प्रिपेयर फॉर मेंस। तो इसमें क्या है कि साइमल्टेनियसली प्रीलिम्स की तो तैयारी हो रही है, लेकिन जो कॉन्सेंट्रेटेड डेडिकेटेड तैयारी है प्रीलिम्स की वो आपको जनवरी से टेकअप करनी है। तो 5 मंथ्स होंगे, मतलब 4 मंथ्स लेके चलिए, और मई में तो आप रिवाइज करेंगे, तो दैट इज मोर देन इनफ। ठीक है, नेक्स्ट कोई क्वेश्चन। Okay. Yeah, so we'll move to another person since Ashraf will take more questions from you at the last. So Rajan जी आप अपना क्वेश्चन पूछिए। थैंक यू सर। सर may I continue in English or Hindi will be perfect? Yeah, Hindi also is fine. ओके सर। सर मेरा प्रश्न ये है कि जैसे हम SSC CGL का तैयारी कर रहे हैं और हम जब मॉक लगाते हैं तो हमारा 3 सेक्शन इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ परफेक्ट जाता है, लेकिन जीके में हम स्कोर नहीं कर पा रहे हैं। तो जीके में कैसे मतलब स्कोर बढ़ाएं और
कैसे क्वेश्चन को टैकल करें, यही प्रश्न है। राजन, हम एसएससी की अगर बात करें तो एसएससी में मोस्टली फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं जीके में, राइट? जी तो एक सर। चीज ये बताइए कि जो अब आप जीके क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो आपको क्वेश्चन आते नहीं हैं या गलत हो जाते हैं? दो चीजें हैं कि आपने क्वेश्चन कभी देखा ही नहीं है, नया क्वेश्चन है, एक है आपने पढ़ रखा है बट गलत हो जा रहा है, तो क्या होता है आपके साथ? सर नया क्वेश्चन, जो नया नया क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन। दैट मीन्स कि लैक ऑफ नॉलेज है, कंटेंट की कमी है, इसलिए हमें देखिए दो चीजें होती हैं, अगर हमसे क्वेश्चन आते हुए गलत हो जा रहे हैं दैट मीन्स कि प्रैक्टिस की कमी, हमें प्रैक्टिस ज़्यादा करने की ज़रूरत है। बट अगर हमने क्वेश्चन को देखा ही नहीं, कभी पहली बार आंखों के सामने हमारे आ रहा है वो, दैट मीन्स कि हमने उस कंटेंट को हम टच नहीं कर पाए, तो हमें ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। और एसएससी के लिए वैसे तो लूसेंट है हर एग्ज़ाम के लिए, ऐसा इंडिया के अंदर ऐसा कोई भी एग्ज़ाम है जो फैक्चुअल है, लूसेंट तो आपको रट के जानी ही जानी है। आप यूपीएससी के एग्ज़ाम भी अगर इन फ्यूचर डायरेक्ट कर रहे हैं तो आप रट लीजिएगा, तब भी कहीं ना कहीं हेल्प करेगा वो आपको, ठीक है? ये जी तो आपने सर। करना ही करना है। इसके अलावा जो एसएससी के सिलेबस में मेंशन बुक हैं आप उनको करिए, ठीक है? ये लैक ऑफ नॉलेज का मेन सिम्टम है, तो इसको आप अपने नॉलेज इन्हेंस करिए बार बार रिवाइज करके। और अरीबा जी कुछ सर, ऐड करना चाहेंगे इस पे आप? जी सर, मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि हम जैसे मेंटली स्टेबल कैसे रहें, डिस्ट्रैक्शन से दूर कैसे रहें? किस तरह के डिस्ट्रैक्शंस हैं आपके पास? देखिए डिस्ट्रैक्शन कई तरह के होते हैं, सोशल मीडिया का जी सर। डिस्ट्रैक्शन, और जिस उम्र से हम गुजर रहे हैं वो सोना बाबू वाला वैसा कुछ तो नहीं है ना? तो नो, आई मीन मतलब या फैमिली प्रॉब्लम्स कुछ जैसे हैं, किस पढ़ते तरह की हैं? पढ़ते। जी सर, कंटिन्यू कीजिए, बोलिए। हाँ, तो डिस्ट्रैक्शन किस टाइप का है आप वो क्लैरिफाई करें थोड़ा सा। जैसे पहले सर इन्वायरमेंट का जैसे माहौल नहीं बन पाता है, जैसे मेंटली स्टेबल नहीं हो पाते हैं, पढ़ाई के लिए फोर्स करना पड़ता है अपने आप को। हम्म, और दूसरा कि मान लीजिए हम पढ़ रहे हैं, 1 घंटा पढ़े, 2 घंटा पढ़े, 3 घंटा, चौथे घंटा जब पढ़ते हैं तो हमारे माइंड में आता है कि नहीं, हम कहीं ना कहीं ब्रेक लेना चाहिए, और वो ब्रेक काफी लंबा हो जाता है। अरीबा जी बताएं इन्हें थोड़ा सा। हाँ, देखिए ये जो आप राजन जो आप प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं, मुझे लगता है कि ये बहुत कॉमन चीज़ है। तो पहले तो आप ये मत सोचिए कि ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, ये सबके साथ हो रहा है। तो इसमें जो मेन जो ड्राइविंग फोर्स है जो ये हमें डिस्ट्रैक्शन की तरफ अट्रैक्ट करता है, वो ये है कि आप अपने एम से कितना जुड़े हुए हैं। यू नो, आपका एम ऐसा होना चाहिए कि वो आपको सेल्फ मोटिवेट करे। अगर आप थके भी हैं ना, मैं जब ऑफिस से आती थी और मैं बहुत थकी रहती थी और मुझे लगता था कि आज तो नहीं पढ़ पाएंगे, और जब आप सोचते हैं फॉर द बिगर एम कि नहीं मुझे तो एग्जाम निकालना है, तब अपने आप उस थकान में भी ना आपकी बुक खुलेगी, आप कुछ ना कुछ पढ़ के सोएंगे। तो आपको जो एम है ना उससे मोहब्बत होनी चाहिए आपको, वहां से लगन पैदा होती है कि फिर आपको अगर आप थके हैं या फोन आ रहा है या फ्रेंड्स का डिस्ट्रैक्शन है या कोई सोशल सर्कल का डिस्ट्रैक्शन है, वो अपने आप कट हो जाता है। मेरे भी बहुत सारे फ्रेंड्स थे बहुत, लेकिन जब आप पढ़ने बैठते हैं और क्योंकि ये लंबी जर्नी होती है, मतलब मैं हमेशा कहती हूँ कि इट्स नॉट अ 200 मीटर रेस, इट्स अ मैराथन। तो मैराथन में ना बहुत लोग पीछे छूट जाते हैं अपने आप। ऐसा नहीं है कि किसी को हम ब्लॉक करें, किसी को हम डिलीट करें, अपने आप फ्रेंड सर्कल कट होता जाता है, डिस्ट्रैक्शंस मिनिमाइज होते रहते हैं। आप खुद सोचेंगे कि चलो आज मैं फेसबुक ऐप डिलीट कर देती हूँ, आज मैं इंस्टा डिलीट कर देती हूँ, तो अपने आप चीज़ें करेंगे, क्योंकि यू हैव टू प्रिपेयर, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर बिगर एम इन योर लाइफ। तो आप अपने एम से जुड़िए, डिस्ट्रैक्शन अपने आप कट हो जाएंगे। रिवर्स इंजीनियरिंग मत करिए कि हम फोन को 2 घंटा छुपा देते हैं, ये कर देते हैं, ऐसे बच्चे करते हैं, वो सब नहीं करने की जरूरत है। अपने आप लगन पैदा होगी जब आप एम से जुड़े रहेंगे। और राजन इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है कि सबसे पहले तो समझना कि हम इंसान हैं, हम मशीन नहीं है। आप कह रहे हैं हम 1 घंटे पढ़े, 2 घंटे पढ़े, 3 घंटे पढ़े, 4 घंटे पढ़े, फिर थक गए, ऑब्वियस है थक जाएंगे। हम इंसान हैं भाई,
हम जो इनटेक कर रहे हैं, जो खाना खा रहे हैं, हमसे हमें उससे जो एनर्जी मिल रही है, उस एनर्जी की एक लिमिट है ना। अगर वो एनर्जी ये कह रही है कि आप 1 घंटे तक चल पाएंगे, जैसे गाड़ी में अगर 1 लीटर पेट्रोल डालते हैं आप, तो लिमिट है 15 किलोमीटर जाएगी वो, उसके बाद रुकेगी वो। तो फिर क्या करना है, जी सर। पेट्रोल डालना है उस पे। तो वैसे ही हमारी बॉडी भी है, उसकी भी एक लिमिट है। तो आपने उतना ही उसे यूटिलाइज करना जितना चल पाए। अगर आप उसे जबरदस्ती खींचेंगे तो नहीं जाएगी आगे, लॉन्ग टर्म तो बिल्कुल नहीं जाएगी। 1 घंटे पढ़ने के बाद थकान महसूस होती है, 2 मिनट का रेस्ट लीजिए। बट रेस्ट का मतलब ये नहीं है कि आप फोन मिलाए बतियाने लग गए, नहीं। रेस्ट ऐसा हो कि आपने जो 1 घंटे पढ़ा है उसको आप दिमाग में सोचते सोचते कुछ खा लीजिए, वॉक कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, फिर बैठ जाइए। तो वो आपकी फ्यूलिंग हो गई, आपने पेट्रोल फिर डलवाया, अब फिर आप 1 घंटे चलेंगे। तो बॉडी को जी मशीन नहीं बनानी है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर, हमारा लास्ट क्वेश्चन ये है कि क्या सर, अगर मतलब कितना घंटा इनफ होगा पढ़ना? जितने जितने घंटे आप पढ़ सकते हैं, पहली चीज आपकी जो क्षमता है। दूसरा, जी जितने घंटे में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। और तीसरा, जितने घंटे में आपकी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब ना हो। ऐसा ना हो कि हमारे कुछ घरेलू काम है, हम अकेले हैं घर पे, माता पिता साथ में है तो उनका हम काम अवॉइड कर दे रहे हैं, है ना। घरेलू कुछ जिम्मेदारियां हम साइड कर दे रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। तो उतने घंटे, जितने घंटे में आपका पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब ना हो, आपकी बॉडी डिस्टर्ब ना हो, स्वास्थ्य खराब ना हो, जितने आप अच्छे से पढ़ पाएँ। घंटे मैटर नहीं करते हैं। अगर आप 4 घंटे पढ़ने के बाद क्वालिटी कंटेंट ले पा रहे हैं, उसके बाद आप जबरदस्ती किताब लेके 2 घंटे बैठे हैं, तो कोई फायदा नहीं है उसका। जी सर। अरीवा जी, बताएं इस पे कुछ। ये सवाल बच्चे अक्सर पूछते हैं कि कितना घंटा पढ़ना चाहिए। तो इसमें ये ध्यान रखिए राजन कि टारगेट बेस्ड अप्रोच रखिए लाइफ में। टाइम बेस्ड मत रखिए कि मुझे GS1 मान लीजिए मैंने कुछ टॉपिक्स हैं वो मुझे कवर करने हैं। जैसे आप SSC की तैयारी कर रहे हैं तो उसका जो भी सिलेबस है तो उसमें आपको देखना है कि मुझे ये 4 टॉपिक्स कवर करने हैं। अब वो 4 टॉपिक्स 1 घंटे में कवर हो जाए या 4 टॉपिक्स 2 घंटे में कवर हो, आपको उतने देर बैठना है। तो टारगेट बेस्ड आउटकम ओरिएंटेड अप्रोच होनी है आपकी लाइफ में। मैं हमेशा रात में एक नेक्स्ट डे के लिए टू डू लिस्ट बनाती थी कि मुझे नेक्स्ट डे क्या क्या करना है। तो मान लीजिए 7-8 काम है, मैंने लिख लिए। अब वो छोटे से पेज जो है वो नेक्स्ट मॉर्निंग मैं उसे निकालती थी और मैं देखती थी कि मुझे ये 8 काम आज करने हैं। और फिर सोने से पहले जब मैं नेक्स्ट डे की टू डू लिस्ट बना रही थी तो उससे पहले जो पहले से बनी हुई है उस पर मैं टिक लगाती थी, आज मैंने कितना किया। तो मैं अपने आप को स्कोर देती थी कि 8 में से मैंने 5 काम किया है, 6 किया है, कभी कभी 8 में से 8 भी हो जाता था। तो कोशिश आपको करनी है कि टारगेट्स आपके अचीव हो। ये नहीं कि हम 6 घंटा बैठे हैं कि 16 घंटा बैठे हैं, अपने आप हो जाता है। मैं प्रीलिम्स में मतलब मेरे पास जॉब मैं कर रही थी तो मेरे पास टाइम बहुत कम रहता था। तो प्रीलिम्स में जितना टाइम मिलता था मुझे ट्रैवल में, आने जाने में, जो भी थोड़ा बहुत स्क्वीज करके टाइम ऑफिस में, वो मैं पढ़ती थी। और मेंस में जब मैंने छुट्टियां ले ली, लीव पे मैं चली गई, तो मेंस में अपने आप ऑटोमेटिकली 12-13 आवर्स 14 आवर्स हो जाते थे पढ़ते पढ़ते। और जब एग्जाम आता है करीब तो 16-17 घंटे भी पढ़ते हैं। तो वो एम मत करिए कि डे 1 से मैं 16-17 घंटे पढ़ूंगा, लेकिन आपको एम करना है कि मुझे मेरे टारगेट्स कंप्लीट हो। अपने आप आपकी हैबिट बन जाएगी ज्यादा पढ़ने की, एक जगह बैठ के पढ़ने की। ठीक है मैम, एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। Rajan, okay, but we'll make it quick, ma'am and sir. So because we are running short of time. तो एक क्वेश्चन पूछ लें? Yes, Rajan, go ahead. सर, रिवीजन के लिए मतलब क्या टेक्निक अपनाएं कि सब कवर हो जाए टाइम मैनेजमेंट में ही, मतलब टाइम कम टाइम में रिवीजन कैसे कर लें? ए से जेड करें या टॉपिक करें या जो इम्पोर्टेंट होता है वो, मतलब कैसे? रिवीजन के लिए आप सिंपली जो आपने नोट्स बनाई हैं, जो किताबें आप फॉलो करते हैं, उनको आप बार बार पढ़िए। और यही तरीका है। और एक और मैं खुद फॉलो करती थी वो ये था कि
जो मैं एक वीक पढ़ रही हूँ उसको फिर नेक्स्ट वीक मैं इंश्योर करती थी कि मैं रिवाइज करूँ, क्योंकि फिर अगर आपने सेकेंड वीक 7 डेज से ज़्यादा गैप कर दिया तो वो न्यू हो जाता है, फिर आपको दोबारा तरीके से बिल्कुल A to Z दोबारा पढ़ना पड़ेगा। तो अगर आप इस वीक कुछ पढ़ रहे हैं तो मेक श्योर कि 7